है, हम लोग आतंकवाद का खात्मा करेंगे हम लोग। और यही अब टर्की की तरफ से भी कहा जा रहा है। इन लोगों की नजर में आतंकवाद की आखिर परिभाषा क्या है? क्योंकि जितने आतंकी हैं वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद ये आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, तो इनकी नजरों में आखिरकार ये परिभाषा आतंकवाद की है क्या? पिंकी जी, दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकी घटना होती है उसके तार सीधे पाकिस्तान से मिलते हैं। हम्म। तो तुर्की वो देश है जो बीते वर्ष जहां पे भूकंप आता है उसको जो भारत ने मदद की। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं भेजे, सिर्फ वहां पर उनको जो है दवाई ही नहीं भेजी, बल्कि वहां भारतीय सेना ने वहां पे जाके जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मैं समझता हूँ उसको दाद देनी चाहिए थी, उसे थैंक यू बोला भारत का। लेकिन उसके बाद लगातार तुर्की आज भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है, उसको सैन्य साजो सामान देता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जबकि वो जानता है कि भारत ने हमला आतंकी कैंपों पे किया था। उसके बाद पाकिस्तानी सेना जो है उन आतंकियों के समर्थन में भारत के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसको सहायता देने के लिए ड्रोन भेज जाते हैं। देखिए मकसद क्या है, तुर्की चाहता है, तुर्की अपना जो हथियार बनाता है, जो वो निर्यात करता है, उसको वो पाकिस्तान को बेचना चाहता है, उन मुस्लिम देशों को बेचना चाहता है, ताकि वो एक अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन कारण क्या है कि पाकिस्तान में जितने भी उसने ड्रोन भेजे वो सब निरस्त कर दिए गए, उनको खत्म कर दिया गया। मैं समझता हूं अब भी पाकिस्तान अगर वहां गया है वो साइपर 1 और साइपर 2 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लेना चाहता है, क्योंकि उसे यह बताया गया है कि आयरन डोम जो कि इजराइल का सबसे घातक हथियार है उसकी बराबरी साइबर 1 और साइबर 2 करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ हथियारों को बेचने के लिए मैं दुनिया के सामने एक सच रखना चाहता हूँ कि जो इस्लाम की बात करने वाला तुर्की जो खलीफा बना बैठा है, सच ये है कि आज वो पूरी दुनिया को अपने हथियार, खासकर मुस्लिम देशों में अपनी एक पैठ बनाना चाहता है, ताकि आने वाले टाइम में उसके हथियार ये लोग खरीद सके। और आतंकवाद आज एक बिजनेस बन चुका है। आतंकवाद की जड़ में पैदा की जाती है जगह जगह पूरी दुनिया को में कहीं ना कहीं आतंकवाद के रूप में, ताकि कई देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें अपने हथियारों को बेचा जा सके। इसमें पहले यूरोप भी इन्वॉल्व था और आज भी है। ऐसे में भारत ने जब अपना खुद के हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं और भारत आज दूसरी दुनिया में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी है, पूरी दुनिया से लगातार जिस प्रकार से मांग बढ़ी है, तो ऐसे में चाइना और तुर्की का जिस प्रकार से एक भी हथियार यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया और खुद इजराइल ने माना कि 100% जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको नेस्तनाबूद कर दिया उनके हथियारों को। तो मैं समझता हूँ ना ही उनके ड्रोन कामयाब हुए, ना ही उनकी मिसाइलें कामयाब हुई। तो ऐसे में बहुत एक काला पृष्ठ मैं समझता हूँ तुर्की के लिए है और खासकर चाइना के लिए भी है, क्योंकि चाइना अपनी विस्तारवाद नीति के लिए जाना जाता है। उसका मकसद पाकिस्तान के अंदर किसी न प्रकार से वो वहां की जमीन हड़पना चाहता है और तुर्की का मकसद वहां पे हथियार बेचना है। और तीसरा देश अमेरिका, उसको भी लगने लगा है कि अगर भारत इसी प्रकार से, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि में दुनिया के चौथे पायदान पे जब भारत आ चुका है और आने वाले 3 साल में जब जर्मनी को पछाड़ देगा, तो ऐसे में अमेरिका की बड़ी चुनौती है। शायद यही कारण है कि बीच में अमेरिका लगातार टांग अड़ा रहा है और लगातार जिस प्रकार के बयान देता है उसका मकसद यह है कि वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहे और उनके हथियार बिकते रहे। मकसद यही है, ये लोग इकोनॉमी को अपनी हथियारों को बेचकर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मतलब पूरी दुनिया में फैलाने का एक रास्ता। जिस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करने वाले लोग ये खुद इन आतंकवाद पैदा करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका मकसद सिर्फ यही है कि बिल्कुल सही कहा रवि अरोड़ा जी आपने, इनका कोई दीन ईमान नहीं है और सिर्फ ये अपने मतलब के लिए आवाम को भी पूरी तरीके से दांव पर लगा देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, अमेरिका को लेकर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ वक्त में वापस हाजिर होते हैं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। दिवांशी जी, रवि अरोड़ा जी को आपने सुना जिस तरीके से वो बता रहे हैं, वाकई में अमेरिका बार बार यहाँ पर क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, दखलंदाजी वो करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर पाकिस्तान से भी ये बयान सामने आया था कि अमेरिका का काम रहा है, 100 सालों से यही करते रहे हैं कि लड़ाई लड़वाते रहो और उसके साथ ही अपना फायदा जो है वो देखते रहो। हथियारों को लेकर बात की है रवि अरोड़ा जी ने कि टर्की का मेन मकसद क्या है हथियारों को लेकर, आपसे समझना चाहेंगे। अभी तो फिलहाल जितने हथियार टर्की से मिले थे यहाँ पर पाकिस्तान को, वो सब मिनटों में ही, पल भर में ही इंडियन आर्मी ने ध्वस्त कर दिए थे।
कोई ताकत तो उनमें नजर आई नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ पर तो वो फ्लॉप साबित हो गए थे। उसके बाद अब आगे ये क्या करेंगे? और हथियारों का कंपैरिजन भी जरा बताइएगा, अमेरिका का रोल भी इसमें जरा बताइएगा। एक नेल्सन मंडेला का कोट है जो कहता है कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अमेरिका एक देश में गया है। और ये सच है कि अमेरिका अगर दो देशों के बीच में से किसी एक देश में विजिट करता है तो क्योंकि वो हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, उसको हथियार बेचने हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि उन देशों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, पहली बात। दूसरी बात, भारत क्योंकि अब बहुत बड़े हथियारों के निर्यातक के रूप में पूरी दुनिया में इन लोगों के लिए चुनौती बन गया है, और भारत के जितना भी हथियार है उसको इस ऑपरेशन के दौरान वैलिडिटी मिली है। देखिए, अदरवाइज भी हमारी जो पीएसयूज हैं या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें कि 450 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं और 16,000 हमारी एमएसएमईज हैं जो वेपन सिस्टम पे काम कर रही है, यानी कि भारत की ताकत बहुत बड़ी है। अब अगर इतने सारे हथियार भारत में पैदा हो रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, पैसा कम है, तो लोग भारत की तरफ देखेंगे। अमेरिका को ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा है। अमेरिका खुल के देखिए भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। एक त्रिकोण है जिसमें चीन, तुर्की और पाकिस्तान है। एक अमेरिका है जो पूरे विश्व में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हम उनके व्यापारिक हितों को चुनौती दे रहे हैं, जिसपे हमको भी अभी रिविजिट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंडियन वेपन सिस्टम है वो क्योंकि बिल्कुल इस सदी का बेस्ट वेपन सिस्टम आज की तारीख में अवेलेबल है, चाहे हमने रशिया के सहयोग से किया, चाहे हमने इजराइल के सहयोग से किया, चाहे हमारी जो ये नव संचार जो हो रहा है एमएसएमई और मेक इन इंडिया के तहत उसके थ्रू किया, लेकिन हम अब वर्ल्ड लेवल की चीजें बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास चीजें बना रहे हैं। तो ये तुर्की को भी रास नहीं आएगा और पाकिस्तान को तो बिल्कुल रास नहीं आएगा। तुर्की लेकिन अब देखिए कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचे। दो उनके युद्धपोत ऑलरेडी बन रहे हैं, तारिक और शायद एक और है। और इसके अलावा ये सारी जो कंपनीज है वो कहीं ना कहीं एर्दोगान के रिश्तेदारों की ही हैं। तो पैसा इस पूरी जो मुहिम है इसको चला रहा है, व्यापार चला रहा है। भारत के हथियार चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन भारत उन देशों को बेच रहा है जो हमारे नजदीकी नहीं है, थोड़े दूर के हैं। चाहे आप अफ्रीका ले लीजिए, चाहे फिलीपींस ले लीजिए, चाहे वियतनाम ले लीजिए, चाहे आर्मेनिया ले लीजिए। इस तरह की चुनौती भारत कहीं अपने आसपास पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि सारा वेपन सिस्टम एंटी इंडिया है, चाहे वो फेल हो रहा है, चाहे वो बार बार मुंह की खा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा और वो कोशिश करेगा कि अब अमेरिका, चीन और तुर्की के साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी के हथियार और बढ़ाए, चाहे वो उसको अपना कटोरा लेके इनके सामने खड़े रहना पड़े। अपने लोकतंत्र तो इनके पास है नहीं, लोकतंत्र के अलावा ये बाकी भी चीजों को अब गिरवी रख देंगे जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर है, जबकि अंदरूनी कलह से अब ये बिखरने वाला है। पिंकी। बिल्कुल हिमांशी जी, और बड़े अफसोस की बात है कि आतंकवाद के खिलाफ